सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। आप लोग के राजन सीरीज में जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस दिए हैं हम सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कराएंगे। तो आज यहाँ पर हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, इसके बाद सेकंड और थर्ड दो पार्ट और इसके आएंगे और इसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने पवन सीरीज और राजन सीरीज दोनों के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को समाप्त कर दिया है। सभी विषयों के इंग्लिश विषय में हमने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी पढ़ा दिया है। आपके फर्स्ट पेपर में भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ा रहे हैं। अब हम सभी विषयों के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग प्लीज सभी वीडियोस को देखिए और आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी वीडियोस हमने अभी तक बनाए हैं आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बने हैं ये आवासीय विद्यालय हैं। आप सभी जानते हैं 2004 से ये योजना चलाई गई पूरे देश में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो बालिकाएं ऐसे जगहों से आती हैं जहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की लड़कियां रहती हैं, जिनकी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, या पिछड़े इलाके होते हैं जहां पर लड़कियों की शिक्षा पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है, तो ऐसे जगहों पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़कियों को रहने की सुविधा और उनको वहीं पर पढ़ने की भी सुविधा होती है। तो इस तरीके से बालिकाओं की शिक्षा बहुत ही अच्छे से हो जाती है और बालिकाओं के नामांकन में तो वृद्धि हुई ही है इससे, क्योंकि लड़कियों को आराम से रहने की भी सुविधा होती है विद्यालय में और साथ ही साथ वहां पर वो अच्छे से पढ़ भी सकती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई और इसका लाभ भी दिख रहा है अब समाज में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? तो 2004 और 5 में ये प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को हम कहते हैं बाल श्रम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई है? विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण, विद्यालय में बच्चों के ड्रॉप आउट होने के कारण ही मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब स्कूल में खाना नहीं बनता था तो वो क्या करते थे, वो स्कूल छोड़ करके चले जाते थे बीच में या इंटरवल के टाइम ही घर चले जाते थे खाना खाने के लिए, फिर वो स्कूल आते ही नहीं थे और इस तरीके से वो स्कूल छोड़ देते थे। तो जब स्कूल में पका पकाया खाना मिलने लगा तो इससे बच्चों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्योंकि बच्चों को अगर वो घर से खा के नहीं आते थे तो भी ये उनको रहता है कि हाँ हम स्कूल में खाना बनेगा, स्कूल में हम खाना खाएंगे। तो इस तरीके से विद्यालय में बच्चों की संख्या एमडीएम यानी कि मध्याह्न भोजन योजना की वजह से बच्चों की संख्या में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आप देखिए, इसीलिए ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय में वापस लाने के लिए ही इस योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई है? तो आप सभी को पता है कि जो मध्याह्न भोजन योजना है इसमें पहले बच्चों को राशन मिलता था, तो इसे हम पोषाहार योजना के नाम से भी जानते थे। जिस समय से बच्चों को राशन मिलना शुरू हुआ, यानी कि बच्चों को एक निश्चित अमाउंट में चावल और गेहूं मिलता था महीने में, तो यहाँ पर ये जो राशन मिलता था, कभी कभी ऐसा होता था कि उनके माता पिता इसको बेच करके इस राशन को वो घर की जो जरूरतें होती थी उसको पूरा कर देते थे। लेकिन ये तो बच्चों के लिए मिलते थे ताकि बच्चों को कुपोषण ना हो, बच्चों को अच्छा खाना मिल सके, लेकिन बच्चों तक वो खाना पहुंच नहीं पाता था क्योंकि वो राशन तो बेच दिया जाता था। तो यहाँ पर देखा गया, सरकार ने देखा इससे अच्छा क्यों ना हम बच्चों को स्कूल में ही खाना दे, स्कूल में ही खाना बनवाया जाए। तो फिर ये योजना 2004 से सभी स्कूलों में खाना बनना शुरू हुआ। लेकिन बच्चों को ये मिलना कब से शुरू हुआ पोषाहार? तो ये मिलना शुरू हुआ 15 अगस्त 1995 से। 15 अगस्त 1995 से सभी स्कूलों में बच्चों को हर महीने राशन मिलता था। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? जो बाल अधिकार है ये निर्धारित किया गया था 20 दिसंबर
20 दिसंबर 1989 को, यानी कि 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था। और जो बाल अधिकार है, ये एक पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। तो यहाँ पर बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की गई दोस्तों, एक बार फिर से मैं याद दिला दूंगा आप लोगों को, 20 नवंबर 1989 को। बहुत अच्छे से आप इस डेट को याद रखिएगा, 1989 को। तो 20 नवंबर 1989 ये डेट आप याद रखिएगा। और यहाँ पर ये जो डेट लिखा है इसको कट कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को निर्धारित किया गया। इस पर 193 देशों ने हस्ताक्षर किया था। इसके अलावा दोस्तों जो 10 दिसंबर होता है, 10 दिसंबर के दिन हम क्या मनाते हैं, 10 दिसंबर के दिन हम विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। यहाँ पर बाल अधिकारों की बात हो रही है, तो याद रखिएगा आप 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। सबसे पहला विशेषता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए विद्यालय, और दूसरा है बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए, बालकों को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 8, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि आज के समय में बहुत ही रेयर केस में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। जबकि अगर स्कूल की पढ़ाई अच्छी हो तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कुछ कुछ स्कूलों में तो बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होती है, फिर भी केवल और केवल होमवर्क पूरा करवाने के लिए माता पिता टीचर्स को रख देते हैं, ट्यूशन पढ़ाने के टीचर्स को रख देते हैं। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर स्कूल की पढ़ाई अच्छी है तो बच्चों को ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं होती है। और माता पिता को भी थोड़ा समय जरूर अपने बच्चों को देना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्योंकि माता पिता अगर ध्यान नहीं देंगे, केवल टीचर्स के भरोसे रहेंगे तो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ जरूर टाइम निकालना चाहिए, जरूर बैठना चाहिए और सीखना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए कि वो बच्चे सीख क्या रहे हैं स्कूल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो मैकाले जी, आप सभी को पता है अच्छे से कि इन्होंने क्या कहा था, ऑलरेडी मैं कई बार बता चुकी हूँ। मैकाले जी का कथन था कि समाज में जो मुट्ठी भर अमीर लोग हैं, सिर्फ उन लोगों को शिक्षा दी जाए और उन लोगों से शिक्षा छन छन करके जो बड़ा तबका है, यानी कि जो गरीब तबका है, उन तक वो शिक्षा छन छन करके पहुंचे। तो इन्होंने निस्यंदन सिद्धांत दिया था इस तरीके से कि केवल समाज के उच्च वर्ग के धनी लोगों को शिक्षा दी जाए और उनसे वो ज्ञान छन छन करके समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे। तो ये इनकी शिक्षा थी, इनकी शिक्षा नीति थी। तो इन्होंने अपने विवरण पत्र में भी क्या लिखा होगा आप समझ ही सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। अब आप सोच लीजिए, केवल एक यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान है। भारत के और भारत में कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, कितने महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं, उसकी तुलना इन्होंने क्या कहा है कि यूरोप में, यानी कि जो इंग्लैंड है उसकी एक अलमारी में उतना साहित्य जितना भारत का और अरब का संपूर्ण साहित्य है, उतना तो केवल इसकी एक अलमारी में ही भरा हुआ है, उतना साहित्य। किसका कथन था? लॉर्ड मैकाले जी का। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी अतिशयोक्तिपूर्ण इन्होंने वर्णन किया है यहाँ पर। और आप सभी को पता है भारत का साहित्य और भारत की रचनाएं किसी से छिपी नहीं हुई है। भारत कितना आगे है, आप सभी को पता है कि भारत में किस किस तरह के ग्रंथ हैं, किस किस तरीके से, चाहे महाभारत की बात करें हम, रामायण की बात करें हम, और जितने भी धर्मों के अलग धर्मों की किताबों की बात करें हम। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने कह दिया कि केवल और केवल जितने भी धर्म ग्रंथ हैं भारत के या अरब के मिला करके, वो केवल और केवल उस एक ही अलमारी में सीमित हो जाएंगे। किसके? यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में ही सीमित हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया है? आप सभी को पता है, कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सकें। समाज के केवल उच्च वर्ग के लोगों को, धनी वर्ग के लोगों को शिक्षा देना और वो शिक्षा छन छन करके जनसाधारण तक पहुंचे, यानी कि जो साधारण लोग हैं उन तक पहुंचे। तो ये कथन किसका था और ये किसने दिया था? आपको ऑलरेडी पता ही है, लॉर्ड मैकाले जी ने। और ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हुआ है, 2 साल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो वो है अनुदान प्रणाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या दिया था? केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की थी और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता और केंद्र सरकार की भागीदारी। ये 2 प्रमुख विशेषताएं थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो बच्चों का बस्ते का बोझ या शैक्षिक बोझ कम करने के लिए और अधिगम स्तर को सुधारने के लिए प्रोफेसर यशपाल समिति को गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, एनपीईजीईएल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। दोस्तों, एनपीईजीईएल इसका मैं फुल फॉर्म आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। और दोस्तों, ये मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए ही बनाया गया था, ऐसी बालिकाओं के लिए जो शिक्षा से वंचित रह गई हैं, जो शिक्षा की मुख्यधारा में नहीं है, उनको शिक्षित करना, उनको पढ़ाना और उनको कोई स्किल सिखाना, ये एनपीईजीईएल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। और आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके प्रैक्टिकल लेने, आप लोग का वाइवा लेने जो भी आएंगे डायट से या जहां से भी, आप याद रखिएगा कि आपके जितने भी फुल फॉर्म है आपके सिलेबस में सब अच्छे से याद रखिएगा आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या दूर करना। इसका लक्ष्य क्या था? बाल श्रमिकों का पुनर्वास करना, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं स्थापित करने का मतलब कहीं ना कहीं उन्हें आवास दे करके रहने की सुविधा देना और जो बाल श्रम की समस्या है उनकी उसको दूर करना, उनको फिर से जीवन की मुख्य धारा से जोड़ना। अगला क्वेश्चन नंबर 18, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना, इसके अलावा उसी विद्यालय में टीचर्स को रखना और वहां पर उनको शिक्षित करना बालिकाओं को, ये सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में होते हैं, आप सभी को पता है। और अगला क्वेश्चन है, डीपीईपी परियोजना के कार्य लिखिए। दोस्तों, जो डीपीईपी का फुल फॉर्म है वो होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों, जो ये परियोजना थी इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और विद्यालयों में बच्चों का ठहराव, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन बीच में ही आ गया, पीई यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और विद्यालय में बच्चों का ठहराव कैसे हो, इन सभी के विषय में यहाँ पर बताया गया इस परियोजना में, ताकि बच्चों का नामांकन बढ़े। जब बच्चों का नामांकन किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्या क्या चीजें, कौन कौन से कार्यक्रमों को चलाया जाए, इन सभी के बारे में डीपीईपी योजना में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सन 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 21, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। तो यहाँ पर 1889 में लॉर्ड कर्जन भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो 1902 में हुई थी, यानी कि 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में तो भारतीय किंतु रुचियों में, नैतिक आदर्शों में और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग, बाबू वर्ग बनाना या उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लॉर्ड मैकाले ने भारत में ऐसे वर्ण को, यानी कि ऐसे लोगों को लाने की कोशिश की, ऐसे लोगों को बनाने की कोशिश की जो रुचियों में, नैतिक आदर्शों में और बुद्धि में बिल्कुल अंग्रेजों की तरह सोचते हों। यानी कि उनकी नैतिकता, उनकी रुचियां सब बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो, खाली देखने में वो भारतीय लगे, लेकिन जो उनकी सोच हो, जो उनके आदर्श हो, जो उनकी बुद्धि हो, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह काम करे। यानी कि वो क्या चाहते थे कि भारत में जितने भी भारतीय हैं सब उनके गुलाम बन करके रहें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बोर्ड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? तो अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं, बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। पढ़ाई का बोझ या बस्ते का बोझ के नाम से भी हम जानते हैं यशपाल समिति को, तो आप याद रखिएगा। छोटे बच्चों के पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देने के लिए ही ये समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत शिक्षक उपकरण मिलते हैं इन विद्यालयों में। इसके अलावा आप देखिए पाठ्यक्रम, शिक्षक, संदर्शिका, पाठ्य पुस्तक और कक्षा शिक्षण सामग्री में मानचित्र, ग्लोब चार्ट और इसके बाद खेल सामग्री व खिलौने मिलते हैं, विज्ञान किट, लघु यंत्र किट, श्रव्य उपकरण, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, विद्यालय घंटी, संगीत उपकरण, ढोलक, तबला, हारमोनियम, शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन, कक्षा कक्ष, शौचालय, चटाई, कुर्सी शिक्षकों के लिए और ब्लैक बोर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्यों में है विद्यालय सुलभ कराना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय और वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया। इसीलिए आप देखिए कि प्रत्येक 1.5 किलोमीटर पर आपको एक प्राइमरी विद्यालय मिल जाएगा। इसके बाद नामांकन वर्ष 2000 तक 6 से लेकर के 11 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराना। उपलब्धि प्राप्त करना, वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। लास्ट है सतत शिक्षा, लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा व सुविधा प्रदान करना। प्रथम चरण में डीपीईपी देश के कितने राज्यों में लागू हुआ? यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम देश के कितने राज्यों में लागू हुआ था? तो 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का क्या उद्देश्य था? ड्रॉप आउट की दर 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 34, ईसीसीई शब्द का अंग्रेजी में पूरा नाम? तो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं विकास खंडों में लागू की गई? तो 38 जिलों में 248 विकास खंडों में संचालित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों में आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। क्वेश्चन नंबर 37, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 20 सितंबर 1985 में हुई थी। किसकी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अपव्यय और अवरोधन मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है दोस्तों। अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर पर विद्यालय छोड़ देना, यानी कि बच्चा पढ़ने आ रहा था, वो 1 महीने आया स्कूल, 2 महीने आया, उसके बाद अचानक उसने विद्यालय बिल्कुल छोड़ दिया, यानी कि उसका व्यय हो गया, यानी कि अपव्यय हो गया उस बच्चे का। इसके बाद अवरोध का मतलब क्या है? बीच में रुकावट आना बच्चे के। तो अवरोध से तात्पर्य हमारा तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जो एक ही कक्ष में एक वर्ष से एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रह जाते हैं, यानी कि एक से अधिक वर्ष तक एक ही कक्षा में वो बार-बार पढ़ रहे हैं, उस कक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं, उसी कक्षा में बार-बार पढ़ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं अवरोध। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे-छोटे अबोध बालक का एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष के लिए रुक जाना ही क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में बड़ी मात्रा में छोटे-छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं अवरोध। अवरोध का मतलब एक ही कक्षा में बच्चा बार-बार फेल हो जा रहा है, उसी में रह जा रहा है। जबकि अपव्यय का मतलब बच्चा स्कूल आ ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल स्कूल से निकल चुका है और उसने स्कूल छोड़ दिया, जिसे हम ड्रॉप आउट भी कह सकते हैं। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 39, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। पी मोस्ट का मतलब सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, एओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? एसओपीटी दोस्तों यहाँ पर होगा एसओपीटी। एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? एसओपीटी कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993-94 से किया गया। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एनसीईआरटी को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है? संक्षेप में लिखिए। इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? इस स्तर के शिशुओं को पढ़ना, लिखना और गिनती ही केवल न सिखाकर बल्कि उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, यानी कि बच्चों को इंटरेस्टिंग चीजें सिखाई जाती हैं और उनको खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कर लें और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो ये थे सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं या सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किस तरीके से पूरा किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान? दोस्तों, विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में
गठित जिला शिक्षा समिति। जिला शिक्षा समिति इन स्कूलों की मॉनिटरिंग करती है। तो ये जो जिला शिक्षा समिति है, इसका नाम आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक बार बहुविकल्पी क्वेश्चंस में भी पूछा गया है और देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं? तो मुख्य कठिनाइयां क्या हैं? आप सभी को पता है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, उसका क्या रीजन है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में कठिनाइयां जो है, चलिए एक एक को हम देखते हैं। शासन की कमजोर नीतियां हैं, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता है, शिक्षकों का अभाव, सबसे बड़ा रीजन तो यही है। आंकड़ों में भिन्नता है, शिक्षण का निम्न स्तर है क्योंकि शिक्षक ही नहीं है। इसके अलावा राजनीतिक कठिनाइयां हैं, अपव्यय व अवरोधन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये बच्चे ऐसे तबकों से आते हैं जिसमें गरीबी बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसके बाद भौगोलिक कठिनाइयां भी हैं और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी है। तो सबसे बड़े दो रीजन है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं, जो भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति है, इसमें प्रमुख रूप से बाधक स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है। जब टीचर्स ही नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आप 1 से लेकर के कक्षा 5 तक का स्कूल है, उसमें सिर्फ एक टीचर है, एक टीचर के पास इतना सारा काम होता है, उसको कागजी काम भी देखना होता है, उसको और भी बहुत सारे काम होते हैं और वो सारे बच्चों को 1 से लेकर के 5 तक के सारे बच्चों को पढ़ा भी लेगा पूरा सिलेबस। तो ये बहुत बड़ा समस्या। अगर 2 टीचर भी हैं तो भी समस्या उतनी ही है, समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। जब 5 क्लास हैं तो 5 टीचर भी होने चाहिए और कम से कम 1 क्लर्क होना चाहिए स्कूल में जो कागजी काम करे, तब जाकर के बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिल सकती है। और दूसरी बात कि यहाँ पर ऐसे तबकों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके यहाँ गरीबी है। गरीबी का मतलब उनके लिए 2 टाइम का खाना ही बहुत है, उनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों का अपव्यय होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना कि कैसे बच्चों को स्कूल में किसी भी तरीके से बच्चे स्कूल में आए और बच्चे स्कूल में रुकें और बच्चे स्कूल में पढ़ें और पढ़ करके उस कक्षा को पास भी करें। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के माता पिता को, उनके अभिभावकों को ये समझाया जाए कि पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है बच्चे की, किसी भी स्थिति में वो बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी समस्याएं थी वो सभी को आपने देखा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डीपीईपी की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो इस कार्यक्रम की रणनीतियां क्या हैं, चलिए देखते हैं। बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल और अध्यापक दक्षता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 47 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता के विप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं, व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है, यानी कि ये परिणाम दे रही है। संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा के की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता से क्या आशय है? प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता की प्रथम सुविधा है विद्यालय का घर के निकट होना, जिससे बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुंच सके। प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होने चाहिए। तो सर्वसुलभता का मतलब कि बच्चे आसानी से, सुलभ का मतलब बहुत ही आसानी से स्कूल पहुंच जाए। जब स्कूल पास रहेगा तो सुविधा भी रहेगी, तुरंत स्कूल पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई हर गांव में। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय है? प्राथमिक विद्यालय में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक और बालिका को प्रवेश मिले और अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाया जाए, यही सर्वव्यापी मूल्यांकन कहलाता है। तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का नामांकन हर हाल में हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है? प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को देय छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 तक आप लोगों ने देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं वो सभी आपको बराबर उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सभी को पता है कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत बहुत मेहनत की है। हमने आपके सभी विषयों का हैंड रिटन नोट्स बनाया है, उसके बाद उसको पढ़ाया है आप लोगों को, फिर सभी विषयों का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया, उसके बाद सभी विषयों का राजन सीरीज पवन सीरीज भी हम पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चा हमारे चैनल से ऑल वीडियोस को देख करके चला गया, जो भी बच्चा ऑल वीडियोस को देख करके चला गया हमारे चैनल के, वो बच्चा निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा स्कोर करेगा, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेगा, उसका हर विषय में बहुत अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि हमने हर विषय पर ध्यान दिया है। और इतना ध्यान दिया है कि हर बच्चा जितना मेहनत करेगा, जितने वीडियोस देखेगा, वो उतना ही अच्छा नंबर लेकर के आएगा। तो आप कोई भी वीडियो मिस मत किया करिए दोस्तों, हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दिया करिए, और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए आपके कॉलेज के ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है। और हमारे प्रत्येक भाई बहन के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जितने भी हमारे डीएलएड के भाई बहन है, हर एक भाई बहन के पास ये वीडियो पहुंचे, और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़े और लगातार ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते हुए रहें और सभी वीडियोस को समझते हुए रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ रही होंगी, और ऐसे ही आप हमारे चैनल से बने भी रहेंगे। तो बस दोस्तों, ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछते हुए रहिए, क्योंकि आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान हमारे चैनल पर मिलता आ रहा है और लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो बस दोस्तों, आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों को पढ़ सकते हैं, अब तक जितने वीडियोस हमने बनाए हैं। और यहाँ पर आपको आई बटन तो दिख ही रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, सभी विषयों के अब तक जितने वीडियोस बनाए हैं हमने, सबको आप देख सकते हो। तो बस ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछते रहिए, और हम तो हैं ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को देखते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।